स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या आप भी यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है कि ऑप्शनल कौन सा लें? क्योंकि अगर आपने मन बना लिया है कि आपने 2027 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है या 2027 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टाइम आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट जो टास्क रहता है, दिस इज़ फॉर द बिगनर्स, यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट जो टास्क रहता है वो रहता है ऑप्शनल सिलेक्शन, कि कौन सा एक सही ऑप्शनल रहेगा, कौन सा मुझे अच्छा मार्क्स देगा। क्योंकि ऑप्शनल ना 500 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 250 मार्क्स के, तो 500 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। ऑप्शनल आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकता है, आपको एक ऑफिसर बना सकता है। अगर आपने एक गलत ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी सारी प्रिपरेशन वेस्ट जाती है। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया उस सब्जेक्ट में, या आपने एक ऐसा ऑप्शन ले लिया जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर जिसमें अपडेट करना पड़ रहा है, बार बार उसको तैयार करना पड़ रहा है, तो फिर वो वेस्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का रोड मैप क्या होना चाहिए और आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर ऑप्शन, व्हाई यू शुड सेलेक्ट एग्रीकल्चर ऑप्शन। सो यहाँ एक चीज़ देखिए, मैं पहले आपको बताती हूँ कि हमें एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना क्यों चाहिए। सबसे पहले तो ये एक सेकेंड, सबसे पहले तो जो मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर देखो, ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले मुझे ये इंश्योर करना चाहिए जब भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ऑप्शनल आपका ना मेंस में आने वाला है, प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है ऑप्शनल का। तो यहाँ पर क्या रहता है कि मेरा ऑप्शनल ऐसा हो कि भाई मुझे 2 साल देना है तैयारी के लिए, 1 साल देना है, तो मैं उसको स्टार्टिंग के 6 मंथ में प्रिपेयर करके रख दूँ, बीच बीच में जस्ट उसको रिवाइज करता हूँ। ऐसा नहीं हो कि मुझे बार बार, कि मान लीजिए बस जस्ट बाय बैड लक आपका 2027 में सिलेक्शन ना हो, आपको 2027 में फिर से पेपर कर देना है, फिर से प्रिपेयर करना है, तो आप फिर से ऑप्शनल उठाओ, फिर से सारा सिलेबस कवर करो, फिर से सारे नोट्स बनाओ। तो अगर ऐसा ऑप्शन लिया तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार प्रिपेयर करके रख दिया, आप चाहे 1 साल बाद पेपर दें, 2 साल बाद पेपर दें, आपका सिलेबस वही रहे, आपकी चीज़ें वही रहे। तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। आप इस टाइम को फिर GS1, GS2, GS3 के अंदर, 4 के अंदर लगा सकते हैं, जहां पर आपने करंट अफेयर वगैरह पढ़ने। तो ऑप्शनल सिलेक्शन एक ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई विल सजेस्ट कि ऑप्शनल ऐसा ही होना चाहिए जिसको एक बार प्रिपेयर करके रख दिया तो रख दिया, जस्ट यू हैव टू रिवाइज इट। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की सबसे खास बात यही है कि ये एक स्टैटिक है, कंप्लीटली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली, ठीक है। सो कंप्लीटली मैं नहीं कहूंगी पूरे तरीके से बायो नहीं है, बट मेजर पोर्शन, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपका नॉट जस्ट बायोलॉजी, इसके अंदर साइंस के, फिजिक्स के कंसेप्ट भी आते हैं, केमिस्ट्री के कंसेप्ट भी आते हैं, फिर इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, फिर इसमें एनवायरनमेंट भी आ जाती है, फिर इसके अंदर आपकी बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो बहुत, ये एक मिक्स्ड सब्जेक्ट है जो आपको GS1 में भी हेल्प करता है, जहाँ आप फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर GS3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ये कवर करता है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं योर एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो पेपर 2 है, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह हो गया, तो वो आपका हेल्प करेगा साइंस एंड टेक में। साथ के साथ ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक वेरी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट की मिलीजुली कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। ये पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें भी आपका रहती हैं इसके अंदर, तो ये पेपर 2 के अंदर में भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि ये एक कंप्लीटली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है और पूरी तरीके से स्टैटिक है। यहाँ इसको आपको करंट अफेयर से अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको एक बार प्रिपेयर कर दिया, ये आपका 3-4 साल के लिए प्रिपेयर हो गया। 3-4 क्या, हमेशा के लिए, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट सिलेबस है, कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीज़ डिलीट हो सकती है, कुछ चीज़ ऐड हो सकती है, बट सिलेबस कांट बी चेंज। आपका अगर मान लीजिए प्लांट्स सॉइल की क्लासिफिकेशन है, तो सॉइल की क्लासिफिकेशन वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी।
आपका इरोजन है तो इरोजन वाटर एंड विंड इरोजन ही रहेगा, उसका प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे, उसके कॉजेज सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको आज तैयार करके रख दीजिए, ये कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा और आपको बार बार इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक साइंस बेस्ड स्टूडेंट हैं और सब स्पेसिफिकली अगर आपका लाइफ साइंसेज रहा है, बायोलॉजी आपका बेस रहा है, या फिर आपको इंटरेस्ट है बायो रिलेटेड कंसेप्ट्स के अंदर, तो आप यही ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू मी सेलेक्ट कीजिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ना कि एक बर्डन क्रिएट कीजिए। मान लीजिए मैं 7-8 सब्जेक्ट एक ऑलरेडी पढ़ रही हूँ और फिर मैंने एक ऑप्शनल ऐसा सेलेक्ट कर दिया जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी उसके बारे में जाना ही नहीं है, तो मेरे पास एक और सब्जेक्ट का बर्डन क्रिएट हो जाता है। तो बेटर है एक ऐसा ऑप्शन लो जहां पर आप कर सकते हो, जहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, आप देख सकते हो। तो अगर आप साइंस बेस्ड स्टूडेंट हैं और आपका एग्रीकल्चर आपका ग्रेजुएशन रहा है तो आपने यही ऑप्शन लेना चाहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट है बायो रिलेटेड कंसेप्ट्स में, साइंस रिलेटेड कंसेप्ट्स में आपका जो इंटरेस्ट है, तो आप ये एग्रीकल्चर ऑप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ईजी है, ठीक है। सेकेंड है, बहुत ईजी है। पेपर 1 इज वेरी इजी। पेपर 2 जो है हर एक ऑप्शन का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों के दोनों काफी इजी हैं, इजी टू कवर सिलेबस है, बहुत इजीली कंसेप्ट्स के अंदर अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आपको फिर इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इस ऑप्शन के अंदर, तो आप ये ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करती हूँ सिलेक्शन रेशियो। देखो यहां पर क्या है ना, इसका ऑलमोस्ट 10%, बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर ऑप्शन लेते हैं, तो कंपटीशन जो है बहुत कम है। यहाँ पर कंपटीशन कम है, सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। मतलब मान लीजिए आपने कोई और ऑप्शन लिया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, एंथ्रो हो गया, PSIR हो गया, अदर ऑप्शंस, वहां पर क्या है, बच्चों की भीड़ है। सो आप कंपीट कर रहे हैं 500 बच्चों से जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, जिनका ऑप्शनल PSIR है, तो आपके राइटिंग स्किल्स वैसे ही होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन। बट यहां पर क्या है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, बच्चे बहुत कम लेते हैं, तो थोड़े बच्चों से आपको compete करना है इन योर ऑप्शन। सो सिलेक्शन रेशियो इसकी ऑलमोस्ट 10% के करीब रहती है हर बार। उसके बाद मैं बात करूंगी कि इसके अंदर जो है स्टैटिक सब्जेक्ट है, यहाँ पर वेग आंसर लिखने के चांसेस नहीं होते। या तो अगर आपने आंसर लिखना है यहाँ पे जब पेपर देने जाएगा, तो या तो आपको आंसर आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है मेरे प्लांट के लिए। आप यहाँ कुछ भी बना के नहीं लिख सकते। जैसे अदर ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी अदर ऑप्शन नहीं, जैसे कुछ एक ऑप्शन है जैसे PSIR वगैरह हो गए, आपके फिलॉसफी हो गया, तो वहां पर क्या है, वेगनेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको अपनी आइडियोलॉजी लिखनी है और बाई चांस वो आइडियोलॉजी देर आर चांसेस कि वो एग्जामिनर से मैच ना हो पाए, तो फिर मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वही 17 है, उनके फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, देर आर लेस चांसेस ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स। ऊपर से साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, डायग्राम अगर आप बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, तो आपके मार्क्स डिडक्शन होने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। सो यहाँ पर सारा खेल है आपकी बेसिक नॉलेज का और आप किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करते हो। सो अगर आप ये सब कर सकते हैं, सो आपको डेफिनेटली एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना चाहिए, बिकॉज इज द बेस्ट ऑप्शन करंट नाउ, राइट नाउ, अगर मैं ये बात कहूँ तो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि कैसा रहता है पैटर्न। तो देखो पेपर जो है हमारा, जो पैटर्न है हमारा, वो रहता है आपका पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 रहता है एंड पेपर 2 रहता है, दोनों का सेम पैटर्न होता है आपका। यहाँ पर अगर आप ऑप्शनल का पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे वहां सबसे पहली लाइन लिखी होती है कि देयर आर 8 क्वेश्चंस इन दिस पेपर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5, आउट ऑफ विच फर्स्ट एंड फिफ्थ आर कंपल्सरी। तो अभी मैं आपको ये बात समझा देती हूँ, दोनों ही पेपर आपके 250-250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। फिर ये 500 मार्क्स बनाते हैं आपका। पेपर 1 पार्ट A एंड पार्ट B, ये दोनों पेपर के लिए सेम है, सिमिलर तरीके का ऐसा पार्ट A पार्ट B इसमें भी रहता है। अब यहाँ 8 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया आपका।
अब यहाँ क्या होता है कि आपको कहा जाता है फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो दोनों के अंदर ही आपको 8 में से पहले तो आपका फर्स्ट और फिफ्थ जो है कंपलसरी है, ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। तो जो आपको कहा जाता है कि 8 में से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि 250 नंबर का पेपर है, हर क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। सो आपने 5 अटेम्प्ट करने, आप फर्स्ट और फिफ्थ को छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद अब आपके पास ये 6 क्वेश्चन बचे, इन 6 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपने करने। बट यहां भी एक कंडीशन है, लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, दोनों सेक्शन से एक क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो चाहे 2 यहां से करो, 1 यहां से करो, या फिर 1 यहां से करो, 2 यहां से, ठीक है, ये आपने करना ही करना है। अब यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने कहा कि 50 मार्क्स ईच क्वेश्चन का रहता है। तो जो फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड फिफ्थ का जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है, इसके 5 सब पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी और ई, ये 10-10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 10-10 नंबर के 5 पार्ट्स रहते हैं। ये रहता है पैटर्न फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन का। इसके बाद आपका रहता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 7th एंड 8th। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, ए बी और सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है और 2 क्वेश्चन आपके 20-20 मार्क्स के, तो हो गए ना 50। तो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 50 × 5 = 250। तो इस तरीके का आपका पैटर्न ये रहता है। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। देखो, एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपसे डिस्कस करूंगी तैयारी कैसे करनी है, बट अभी मैं कुछ ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिस नहीं करना है, क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे ना, तो और आप सिलेबस को जब PYQ से मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि सिलेबस से एज इट इज वर्ड्स उठा करके आपका क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चेंज होते नहीं। आप देखेंगे कि हर साल एक ही थीम पर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। कितने क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, जैसे सॉइल इरोजन हर साल एक क्वेश्चन रहता है, एसेंशियल न्यूट्रियल हर साल एक क्वेश्चन रहता है, आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल हर साल एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपका ब्रीडिंग के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी C3 C4 एंड कैम्प प्लांट एक क्वेश्चन रहता ही रहता। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि आप कभी भी PYQs उठा लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। यहाँ पर रिपीटनेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, सिलेबस उठाना है, सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है। पूरे का मैं नहीं कहती हूँ, बट पेपर 1 पेपर 2 ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शनल ये आपने लेना है, प्रिंट आउट करके अपनी डेस्क पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद PYQs लास्ट 10 ईयर के, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और आपको एग्रीकल्चर में सब कुछ आ रखा है, आता है, आपके पेपर कर रखा है, तो पता है अगर आप ये 10 साल के पेपर कर लोगे ना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पेपर क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। सो अब आपने क्या उठाना है, PYQs उठाना है लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इन लास्ट 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आपने ना सिलेबस को समझना है, फिर पेपर को एनालाइज करना है, PYQs को एनालाइज करना है, तो आप पाएंगे कि रिपीटनेस कितना है, आपको चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप जब PYQs उठाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है देखने की कि हाँ आई कैन डू इट और नॉट, कि ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है, बट हाँ ठीक है, अगर ऊपर से जा रहा है बट मैं समझ लूंगा तो मैं कर लूंगा। ऐसे सीन होता है ना, एक होता है कि भाई ये तो मेरे बस की नहीं है, आई कांट डू दिस, दूर ले जाओ एग्रीकल्चर ऑप्शन। एक होता है कि हाँ ऊपर से जा रहा है, बट इफ आई विल रीड आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ इजीली, ये चीज। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हाँ ये तो इजी है, आई कैन डू दैट, मैं अगर पढ़ूंगा तो हो जाएगा मेरे से। सो ये चीज है। तो लास्ट 10 ईयर के PYQs आपने जरूर से करनी है। ये 2 चीजें नॉन नेगोशिएबल है। आपको सिलेबस टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए और आपको ये थीम्स पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ते टाइम आपको ये पता होगा कि इस किताब में से मुझे क्या पढ़ना है, क्या डिलीट करना है। ये चीजें फिर यहाँ पर रहती हैं कि हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे डिलीट करना है, दिस इज नॉट इन माई सिलेबस, दिस इज नॉट इन एनी ऑफ द PYQs वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इसलिए सिलेबस और PYQ बहुत ज्यादा आपका जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 1 जो है आपका बहुत जेनरिक एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब जेनरिक एग्रीकल्चर है तो मेरी जो पर्सनल फेवरेट बुक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। उसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय
रेड्डी एंड रेड्डी। आपका पेपर 1 का 80% सिलेबस यहीं से कवर हो जाए और इस बुक से बाहर इस 80% में से कुछ नहीं आना है। जैसे आपने सुना होगा सॉइल साइंस के लिए डी की बस ये बुक यूज करो, हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पेपर 2, ठीक है। आप एग्रोनॉमी के लिए ये बुक यूज करो, उसके लिए वो यूज करो, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, नो नीड। I have just read this book and I have scored around 290 in one attempt and 310 in one second attempt. प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी कीजिए, 80% आपका पेपर 1 का सिलेबस यहाँ से हो जाए। इसके बाद बचा आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बहुत इजी, आप गूगल से भी सर्च करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका फार्म इकोनॉमिक्स जो है वो भी आपका हो जाएगा, बहुत इजी रहता है। आप जस्ट TNA की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप सर्च कीजिए, ICR की वेबसाइट पे जाइए, उनके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट वहाँ थोड़ा सा यूँ है काटना छाटना पड़ता है, तो आप वो कर लीजिए, वो भी हो जाएगा वहाँ से। तो 80% ये बुक जो है, अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो ये किसी स्टूडेंट को मिस नहीं करनी चाहिए, ये सबके पास ये किताब होनी चाहिए। अब बात करते हैं पेपर 2। अब पेपर 2 में ना बहुत वेरिड सब्जेक्ट है, कहीं सेल बायो आ गया, कहीं प्लांट ब्रीडिंग आ गया, कहीं प्लांट फिजियोलॉजी आ गया। तो आप सेल बायोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग, सेल बायो एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए, सॉरी नॉट प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी 11th एंड 12th की NCERT ले सकते हैं। रेफरेंस बुक जो है आप इसके लिए लाइक BD सिंह आप ले सकते हैं इफ यू वांट, नहीं तो 11th 12th की NCERT से हो जाएगा, बायोलॉजी की बुक, ठीक है। फिर आपका प्लांट ब्रीडिंग के लिए फुंदन सिंह आप यूज कीजिए, फुंदन सिंह है और इसके लिए भी आपका BD सिंह है, दोनों बुक आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर एंटमोलॉजी हो गया, फूड सिक्योरिटी करंट बेस्ड टॉपिक है, जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वहीं से आता है बस। उसके बाद आपका एंटोमोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, इन दोनों के लिए आप एक वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, ICR की वेबसाइट है, ICR यूज कर लीजिए या TNAU यूज कर लीजिए या फिर एग्रीमून। यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में एग्रीकल्चर के नोट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ यही इशू है कि आपको यहाँ पर लाइक काटना छाटना बहुत पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज अ कट शॉर्ट स्ट्रेटेजी फॉर योर ऑप्शन, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और आप चाहते हैं तो आप 2027 के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जनवरी का बैच जो है वो शुरू हो गया है, इसकी कल से ही क्लासेस इसकी शुरू हुई है, तो आप वो बैच भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। और सबसे खास बात यह है कि हमने हमारी जो न्यू ईयर सेल है उसको एक्सटेंड कर दिया है 8 जनवरी तक, जहां पर हमारा ये 40,000 का कोर्स आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा, अराउंड 15 के करीब आपको मिल जाएगा, 14-15 के करीब आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, गोल्ड आप ले रहे हैं या प्लेटिनम ले रहे हैं, तो आप चेक करके यूज़ कर ली देख लीजिएगा। बट अगर आप ये कोड यूज़ नहीं करेंगे, माई लाइव कोड यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपको ऑफ नहीं मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस माई लाइव कोड, आप ये लाइव कोड यूज़ कीजिए। और एडमिशन जो है 21 जनवरी को ख़त्म हो रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो आप जल्दी से जल्दी देर मत कीजिए। 8 जनवरी को सेल खत्म हो रही है, एडमिशन 21 जनवरी को बंद हो रहे हैं और क्लासेस जो है हमारी शुरू हो चुकी है। अब मैं बता देती हूँ हमारे कोर्स में आपको क्या मिलेंगे। आपको 400+ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड आपको फैसिलिटी रहेगी। साथ के साथ आपको हर एक टॉपिक के कंप्लीटली कलरफुल नोट्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको कंप्लीटली आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको फिर कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फुल्ली सेटिस्फाई करेंगे आपकी पूरी की पूरी एग्जाम की नीड को। और आप इसके साथ साथ ये नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आप इसके लिए ADO वगैरह के एग्जाम की तैयारी या PCS भी अगर आपका है तो आप वो भी दे सकते हैं। साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। मेंटोरशिप सेशन आपको रहेंगे रेगुलर, एक मेंटोर आपको पर्सनली अलॉट कर दिया जाएगा, जो आपको हर तरीके से गाइड करेगा डे 1 से कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, कैसे PYQ करना है। सो ही विल बी देयर। और आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कहीं कोई इशू है, तो रेगुलर हमारे डाउट सेशन रहेंगे और आई विल बी देयर फॉर यू टू सॉल्व एनी डाउट। और मैं I promise you that you will not regret buying our course. हमारे कोर्स पर से you will not regret buying this course. और आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। डे 1 से हम इसमें आंसर राइटिंग की, डे 1 से मैं आंसर राइटिंग तो नहीं कहूँगी, बट डे 1 से हम यहाँ पर बेसिक्स पर ध्यान देंगे। जैसे बहुत बच्चों को रहेगा कि भाई मेरा तो एग्रीकल्चर नहीं था सब्जेक्ट,
सो हाउ व्हाट अबाउट माय बेसिक्स। तो हम शुरू से आपके बेसिक लेवल से तैयारी करते हुए हम एडवांस लेवल तक जाए। जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे वी विल नॉट मूव टुवर्ड्स एडवांस। सो बेसिक पर ज़्यादा ध्यान रहेगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है एज इट इज़ अ साइंस बेस्ड सब्जेक्ट। सो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो डोंट मिस दिस डील। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल @agree_2026 UPSC। और अगर आपको ऑप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर डायल कर सकते हैं 7640003000। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून टू आवर चैनल और आप हमारी सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं मास्टरिंग एग्रीकल्चर ऑप्शन, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उनको ब्रीफ में आपको समझाएंगे एग्रीकल्चर ऑप्शन के लिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।